और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं कल के क्लास या परसों के सेशन से रिगार्डिंग? माइक सब म्यूट कर लेना और जिनको बोलना है वो अनम्यूट करें। दीदी। हाँ जी ऋतुबेन। हाँ दीदी, आपने जो कल सोलमेट की बात बताई थी, हाँ जी। तो दीदी हम कैसे मतलब हम पहचान पाएंगे कि यही मेरा सोलमेट है? हमें नहीं पहचानना है, बाबा हमारी जोड़ी लगा देगा। ये ओके हमने दीदी। बाबा के ऊपर छोड़ दिया है ना अपने आप को, तो अभी ओके। बाबा की जिम्मेवारी है हमें हमारे सोलमेट तक पहुंचाने की। तो वो उसी ओके। का रास्ता हमारे लिए तैयार कर रहा है ना, हमें उस लायक बना रहा है। ओके ओके दीदी, थैंक। या और किसी के कोई क्वेश्चंस है? ठीक है, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं टॉपिक से, हस्बैंड एंड वाइफ का ही रिलेशन। क्योंकि आज की दुनिया में अगर सबसे बिगड़ रहा है रिलेशन तो वो हस्बैंड एंड वाइफ का ही। अभी सारे न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली से छुटकर माँ बाप के साथ में रहने वाला था, अभी वहां से भी निकल गए। अब न्यूक्लियर फैमिली में है जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं। अभी वहां पर भी इंसान है ना, उसकी जो नेचर है कि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये हर एक आत्मा का प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कि एक आत्मा या ये आत्मा या वो आत्मा। हम एक आध आत्मा को दोष नहीं दे सकते इसमें, ना ही कोई जेंडर को दोष दे सकते हैं, या फीमेल ही ऐसी सब रहती है या मेल सारे ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हर आत्मा ये प्रॉब्लम है, हर आत्मा की ये प्रॉब्लम है कि वो जो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। और यही वजह बन गया है कि आज वो अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर रहा है ना, वो सेल्फ को भी स्वीकार नहीं कर रहा। अभी उसका आत्मविश्वास इतना डावाडोल हो गया है कि वो खुद पर भी विश्वास नहीं रखता है ना, अपने आप से भी वो भागने लग जाता है और इसके लिए अकेलापन फील करता है। उसको लगता है इस दुनिया में उसके लिए कोई है ही नहीं। इतना उसका विश्वास अपने आप से भी उठ चुका है कि अब इतना मुश्किल है उसको परमात्मा पे भी विश्वास रखना, है ना। आज इंसान यहाँ तक पहुंच गया है कि वो परमात्मा पे भी विश्वास रखना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो अब हम आज फिर से कवर करते हैं यही रिलेशन जो है हस्बैंड एंड वाइफ का। कल हमने लिया था काम विकार के ऊपर कि किस तरीके से अगर हम एक दूसरे को भरोसा तोड़ते हैं, उनके उस रिलेशन को धक्का देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में। अगर हमने गद्दारी करी है तो उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। कभी संशय रूप में, मतलब हमारे स्पाउस जो है वो डाउट नेचर, संशय ना लेते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, और वो खुद भी अपनी जिंदगी खराब करते हैं और दूसरे की भी जिंदगी खराब करते हैं। ना वो खुद जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये है जो इस रिलेशन को वीक कर देता है। डिवोर्स तक बात इसीलिए पहुंच जाती है, मेन ये काम विकार की वजह से। नहीं तो बाकी का सब वाइफ हर चीज सहन कर लेती है, हस्बैंड भी वाइफ का हर चीज सहन कर लेता है। अगर नहीं सहन कर पाते हैं स्पाउस तो इस गद्दारी को सहन नहीं कर सकते, है ना। हर चीज सहन हो जाती है। कभी अगर पति कम भी पैसा कमा रहा है तो पत्नी तैयार हो जाती है कमाने के लिए, ठीक है मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं भी कमाने को हेल्प करती हूँ। पति आके मारपीट करता है, पत्नी सहन कर लेती है।
अगर पत्नी अगर हस्बैंड को गाली गलौज करती है, पति भी सहन कर लेता है। अगर पत्नी अगर नहीं इतनी खाना बनाने में अच्छी या रिलेशन मेंटेन करने को अच्छी, फिर भी वो सहन कर लेता है। और सेम वाइफ वर्सा वाइफ का भी है, तब उनकी एडजस्टमेंट में लाइफ निकल जाती है। मगर अगर इस रिलेशन को काम विकार से धक्का लग गया या इसका दिमाग लग गया, तो ये रिलेशन नहीं टिक पाता, फिर वो डिवोर्स केस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा, अब ये डिवोर्स होते क्यों है? क्योंकि उस आत्मा का इस आत्मा के साथ जितना संबंध रहता है, जब वो वक्त आ जाता है खत्म होने का, तो खत्म हो जाता है और उनके रिलेशन उन आत्माओं के साथ जुड़ जाते हैं जिनके साथ रिलेशन खत्म करने बाकी है, कर्म खत्म करना बाकी है ना। तब जाके डिवोर्स होता है। जो डिवोर्स होगा या फिर अगर उस आत्मा का इस रूप में कार्य खत्म हो गया है, तो वो शरीर ही छोड़ देगा, है ना। तो स्पाउस अकेला रह जाता है, इधर वाइफ इधर हस्बैंड। उनका एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं रहता। अगर बच्चे हैं तो नाम के लिए बच्चों के आगे वो सरनेम लग जाता है ना। और डिवोर्सी अगर हो तो उसके लिए कोई सरनेम नहीं रहता। तो इस तरीके के ये रिलेशन सबसे ज्यादा अगर बिगड़ते हैं तो संशय एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, ये क्लियर है कि सबसे ज्यादा कहाँ इफेक्ट होता है ये रिलेशन, क्यों हम लॉयल्टी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हाँ दीदी आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है ना। हाँ, दिखाई दे रहे, सुनाई भी दे रहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही वजह बन जाता है रिश्ता टूटने का। अब किसी के पास और है वजह जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से रिलेशंस खराब होते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आएगा रिलेशंस को लेकर। जैसे हमने कल टॉपिक बताया था कि आज होगा रिलेशंस का, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, तेरे डैडी मेरे डैडी, है ना। जब शादी होती है एक लड़की की, तो वो अपना खुद का घर, अपने माता पिता भाई बहन सभी को छोड़कर एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ती है, प्रोसेस करती है। वो उस अनजान व्यक्ति का आंख बंद करके एक भरोसे के साथ में कि ये इंसान मेरा साथ देगा, इस भरोसे के साथ में वो जिसको कभी नहीं देखा है न कभी जाना है, उसका हाथ पकड़ के बिना कुछ कहे वो चल पड़ती है। ये विश्वास उसने पहले दिखाया रहता है। ये हर एक आदमी के लिए ये है, एज ए जेंडर में मैं बता रही हूँ, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी मेल पर्सन, कि दे शुड अंडरस्टैंड कि जब शादी होती है तो एक लड़की इसी विश्वास पर वो आती है उनके घर पे कि कोई है नहीं है, मगर उसका हस्बैंड उसके लिए साथ देने वाला खड़ा रहता है ना। फिर वो उसके हस्बैंड के साथ में जितने भी रिलेशंस बंधे रहते हैं, वो उस सारे रिलेशंस को बहुत खुशी से अपनाती है। उसकी सास को अपना उसकी माँ को अपनी माँ मानती है, उसके पिता को अपनी पिता, उसके भाई को अपना भाई, उसकी बहन को अपनी बहन, और उसी तरीके से वो प्यार से संबंध निभाने की कोशिश करती है। जो संबंध वो पीछे छोड़कर आई है उसी को वो यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो वही प्यार ढूंढने की कोशिश करती है उन सब रिलेशंस में।
ये एक रियलिटी है, मगर जब उसको वही सेम फीडबैक नहीं मिलता है, वही चीज जब उसको स्वीकारा नहीं जाता उस घर में, उसको एक अनजान व्यक्ति की तरह ही रखा जाता है। जैसे अगर घर की कोई डिस्कशंस हो रहे हो या घर की कोई बातें हो रही हो, तो उससे छुपा के या वो इधर उधर हो रही हो या कानाफूसी करके इस तरीके के इशारों से अगर वो बातें हो रही है, तो नेचुरली ये सारा इफेक्ट उस नई नवेली दुल्हन पर होता है ना। ये सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी ने ये अनुभव किया होगा अपने लाइफ में। ये जब ये सब होता है, हम इन चीजों का केयर नहीं करते। अब हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी बहुएं आने वाली हैं, या हमारी बेटी बहू बनकर गई है, तो ये सब ना खुद ने अगर अनुभव नहीं किया हो, तो कोई ना कोई रिश्तों के साथ में हमने इन चीजों को अनुभव किया है ना। कि अगर हम आंख बंद करके किसी के घर में जाते हैं, तो उन्होंने भी हमें उसी तरह से स्वागत करना चाहिए, इसी तरीके से हमें स्वीकारना चाहिए। जब वो नहीं होता है, तो वहीं पे नींव डगमगा जाती है। ये फाउंडेशन का वक्त होता है। हाँ, उस रिलेशन को मजबूत बनाने का वक्त होता है, क्योंकि एक नई आत्मा की, एक नई इंसान की तुम्हारे घर में एंट्री हुई है और वो फॉरएवर के लिए है। ये भी बात हमें समझना जरूरी है ना। ये एक्सेप्टेंस पावर हमारे में होना जरूरी है कि जो भी अभी आई है वो फॉरएवर के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो उसके सामने ऐसा फुसफुसाना, आनाफुसी करना या ऐसी बातें उसके सामने नहीं करना, ये सोच के कि ये तो नहीं है, ये क्या सोचेगी हमारे परिवार के बारे में, क्या ये वक्त सही है कि उसको बताने का। वजह कुछ भी हो सकती है, उसके पीछे इंटेंशन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। कभी अच्छे भी होते हैं तो कभी बुरे भी होते हैं। इशारों में कभी बात किए जाते हैं, कभी कोड लैंग्वेज में बात किए जाते हैं, मगर कभी हम ये नहीं देखते कि सामने वाली पे क्या असर हो रहा है। हम उसी वक्त उसको अपने परिवार से धीरे धीरे अलग करने का उसको महसूसता दे रहे हैं। हम कर नहीं रहे हैं, बट अनजाने में ही हम उसको वो महसूस करा रहे हैं कि तू अभी तक बाहर वाली है, अभी तू हमारा घर का पार्ट बनना बाकी है। तो यहाँ पे वाइफ का जो रोल है, मतलब जो बहू या जो भी लेडी जो जाती है दूसरे घर में, उसका रोल और भी ज्यादा संघर्ष वाला होता है ना। उसको संघर्ष ये है कि उसको अभी सबका दिल जीतना है, सबका विश्वास जीतना है, सबका भरोसा जीतना है। और इस तरीके का भरोसा विश्वास जीतना है ताकि वो जो आज कानाफूसी कर रहे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाए। वो भी इसको उस घर का एक हिस्सा बनाना शुरू करे, अपनी हर बात इसके साथ में भी शेयर करना शुरू करे। तो सबसे बड़ा रोल ये उसका होता है कि वो अभी उसको भरोसा जीतना है। तो भरोसा कैसे जीतेगी? वो टिट फॉर टैट दे के होगा कि जैसे मेरी सास ने मेरे साथ बिहेव किया तो मैं भी वैसे ही करूं। मेरी ननद अगर खानाफूसी करती है तो मैं भी खानाफूसी करूं। वैसा ही हो जाता है दीदी। यस। हमारे में शक्ति नहीं रहती कि पहले ही नए नए जाते और ये सब देखते ही बस डगमगा जाते हैं। यही तो वजह है ना कि कहाँ हमारी गलतियां होती है, रूट कॉज क्या है। ये नए जीवन में दोनों तरफ है, एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से होता है ना। कि जहाँ जिसकी भरोसे हम वो घर में प्रवेश करते हैं, उसने भी ये ध्यान रखना चाहिए। मतलब सबसे मेन दायित्व जो होता है वो एक हस्बैंड का होता है कि वो अगर वाइफ आ रही है, उसके भरोसे आ रही है, तो उसके मन का, उसके दिल का ख्याल रखना, उसको इस फैमिली के हिसाब से एडजस्ट करना,
साथ देना ये बहुत जरूरी होता है ना। वो ही मम्मी पापा का पक्ष हर टाइम खेचा, फिर सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। यस, है ना। तो अभी समझ रहे हैं कि हमारे रोल कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हमको निभाने हैं हमारे कर्तव्य, है ना। अगर समझो आज हम विदा करें अपनी बेटी को, तो ये समझा के विदा करना है कि किस तरीके से उसको माहौल वहां पे मिलेगा, उसको फिर भी ऐसे माहौल में किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, कि उसको सबका भरोसा जीतना है। अगर समझो मैं उसको बोलूं, अगर यहाँ पे अगर मेरी बहू आती है तो क्या मैं इमीडिएटली सब भरोसा कर सकती हूँ उसके ऊपर? हर चीज मैं अपनी बता सकती हूँ? क्या मैं हर चीज शेयर कर सकती हूँ? क्योंकि वो एक नई नवेली है, उसके ऊपर क्या असर होगा, किस तरीके का असर होगा ना, हमारे इंटेंशंस क्या हैं ये भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे देवांग भाई ने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हमारा फाउंडेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग के बजाय हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उन सिचुएशंस को, उन सरकमस्टेंस को समझने के बजाय हम नेगेटिव वे में लेना शुरू करते हैं। और ये इल्जाम दोनों तरफ है। एक वाइफ को भी एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि ठीक है मैं तो नहीं हूँ, मुझे भी वक्त लग रहा है, उनको भी वक्त लगेगा मेरे साथ एडजस्ट करने को, जिस तरीके से मैं भी उनके तौर तरीके, उनके नेचर को समझ पाऊं। तो दोनों ने एक दूसरे को वक्त देना चाहिए इंस्टेड ऑफ उनकी राय बना लेना। एंड वेरी नेक्स्ट डे से कंप्लेन करने के बजाय हमें एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। देवांग भाई इसमें तो दीदी, हाँ जी, इसमें तो दीदी मैच्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए यस हर एक इंसान में, तभी तो रिश्ते निभा पाएंगे। यस। और इसके लिए सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है? एक फीमेल का। फीमेल का रोल सबसे मेन है। इसके लिए बोलते हैं ना, एक फीमेल में इतनी शक्ति होती है कि वो घर को स्वर्ग बनाने की भी शक्ति है, तो घर को नरक भी बनाने की शक्ति उसी में है। इसके लिए नारी बोलते हैं ना, शक्ति की स्वरूप है। बाबा ने भी कहा ना कि ये ज्ञान का कलश किसके सिर पे रखता है? वो माताओं के सिर पे। अगर समझो मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे मेरी बेटी को इस तरह से संस्कार देने हैं कि वो नए घर में जब जाए तो एक मैच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में जाए कि किस तरीके से उसको उस घर को स्वर्ग बनाना है, किस तरीके से उसको सबके दिल जीतने हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा हमें चाहिए है टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति, धीरजता, धैर्यता, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट। कितनी शक्तियों की जरूरत है ना। और किस जगह पे हमको अपने आप को विड्रॉ कर लेना है, तो किस जगह पे हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है, ये भी सेट करना हमें आना चाहिए, है ना। अगर समझो माँ बेटी के बीच में या सास ससुर के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो हमें उस जगह से विड्रॉ कर लेना है ना। और इन्वॉल्वमेंट कहाँ होनी है? जब कोई कार्य हो रहा हो या कोई कार्य करना है, तो उसकी जिम्मेवारी निभाने का कर्तव्य, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो किस जगह पे विड्रॉ करना है, किस जगह पे इन्वॉल्वमेंट करना है, इसकी भी मैच्योरिटी हमें आनी चाहिए। और हमें यही संस्कार अपने बच्चों में भी देने हैं, बेटियों में भी देना है ना। और हम माओ ने भी सीखना है कि जब हम बहू को भी लेकर आ रहे हैं, तो उसको किस जगह पे, कहाँ पे स्पेस देनी है, वो किस जगह पे हमें उसको वक्त देना है, इस घर के रीत रिवाज को, तौर तरीके को जानने के लिए, हमें जानने के लिए, और हमें वक्त लेना है
उसको समझने के लिए, है ना। मगर यहाँ पे ही आमतौर पे पेशेंस नहीं होता। आते ही नेक्स्ट डे एग्जाम, जैसे एग्जाम शुरू हो जाती है, दोनों तरफ से टेस्टिंग शुरू होती है। अच्छा, बहू को क्या आता है किचन में बताओ, उसको मिठाई बनाने लगाएंगे, उसको अलग अलग तरीके पकवान बनाने लगाएंगे और फिर उसमें कमियां निकालेंगे। ये कच्चाई है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मुंह पे तो तारीफ कर देंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, मगर पीठ पीछे उसकी ग्लानि करेंगे। और ये ग्लानि जब उस बहू को पीछे से मालूम पड़ती है, फिर सोचो क्या होगा। यही वजह बन जाता है वो रिश्तों में दिमक लगने का, कि मुंह पे ऐसा और पीठ पीछे इस तरीके का बिहेवियर। हाँ, तो हम खुद उस रिश्ते में गड्ढे खोद रहे हैं, है ना। तो ये तरीका हमारा अगर हमने पास्ट में किया है तो बैकफायर होगा। जरूरी नहीं है कि हमें वही रूप में बैकफायर होगा। हमें कोई भी रूप में बैकफायर हो सकता है, कोई भी रूप में, कोई भी रिलेशन बनकर आएगा बैकफायर करने के लिए। कभी कभी बेटा ही बहू के जैसा बिहेव करता है हमारे साथ, जैसे सास हो। बेटे का बिहेवियर ही एकदम सौतेले जैसा रहता है, वो अपनी माँ का एकदम विरुद्ध, माँ बाप के। शादी होते ही वो अपनी बीवी का बन जाता है और एकदम टोटली अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाता है। क्यों होता है ये? दिस इज द बैकफायर ऑफ आवर कर्मास। जो हमने पास्ट में कर आए हैं, आज वही हमें मिल रहा है। यहाँ पे बहू बहुत अच्छी रहेगी, मगर बेटा हमारे कर्मों का हिसाब किताब लेने आया रहता है। कभी बेटी, कभी पोता पोती, वो लोग होते हैं हमें बैकफायर करने के लिए। तो किस रूप में कौन आएगा ये हमें पता नहीं है, मगर हमारे कर्मास का बैकफायर किसी न किसी स्वरूप में जरूर होना है। और अब इस स्थिति में जब हमें वो बैकफायर होता है, तो यहाँ पे कंप्लेन करने के बजाय हमें उसको एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी नींव में दिमक लगाई है, कहीं ना कहीं हमने अपने फाउंडेशन, बुनियाद को कच्चा किया हुआ है। अपने ही विकारों से, अपने ही विकारी संस्कारों की वजह से, है ना। कभी हम जो बिहेव करते हैं अपने माँ बाप या सास ससुर के साथ में, और वही हमारे बच्चे देखते हैं और वो देखते हुए बड़े होते हैं, है ना। और वो उनके कहीं ना कहीं दिमाग में फिट रहता है। हमारा बिहेवियर अपने बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छा रहता है, मगर हमारे माँ बाप के प्रति अच्छा नहीं होता। मैं यही देखते हुए अपने बच्चे बड़े होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे कर्म तो हमें बैकफायर करने ही करने हैं, और जब वो बच्चे हमें बैकफायर दे रहे होते हैं, हम उनको उनके बचपन की कहानियां गिनाते रहते हैं। हम वो सारा सब कुछ जो हमने किया है उनके लिए वो गिनाना शुरू करते हैं कि तेरे लिए हमने ये किया, तेरे लिए वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। और क्या कर रहे हैं हम? उस रिलेशन को नजदीक लाने के बजाय और दूर कर रहे हैं, एहसान थोप थोप के। एहसानों का पोटला लाद लाद के उसको, उस रिलेशन को और बिगाड़ रहे हैं। हम अपने आप को उनके ऊपर डिपेंड करके और भी रिलेशन बिगाड़ रहे हैं। उनकी तरफ आशाएं लगा के, फिर जब वो आशाएं, हमारी अपेक्षाएं जब संपूर्ण नहीं होती हैं,
तो उनको दोष दे दे के रिलेशन को और बिगाड़ देते हैं, है ना। मगर हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने कहीं ना कहीं सेम यही चीजें किसी के साथ कर आए हैं। हमने कभी किसी का ऐसे ही दिल दुखाया है। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को टाइम देना, इन बातों को एक्सेप्ट करना, फिर उन बातों को एक्सेप्ट करके हमारी शक्तियों को फिर से यूज करना। हाँ, अपने क्रिएट नहीं करना है कंप्लेन करके, अपनी गलतियों को स्वीकारना और उन गलतियों को स्वीकार कर उनको सुधारना। मेन तो वो है। गलतियां स्वीकार तो लेते हैं, मगर सुधारने का वक्त आता है तो फिर से वही गलती दोहराते हैं। वही गलती दोहराते हैं कंप्लेन करके, और फिर से वही अपनी अपेक्षाएं रख के। गलती तो समझ में आ जाती है, मगर उसको सुधारना कैसे है ये बात समझ में नहीं आती है कि किस तरह से हमें उनको फुल स्टॉप लगाना है। हम बहुत बार देखते हैं कि हम बच्चे को बचपन से ही अच्छा जीवन मिले, इसके लिए हम बहुत अपने इसकी ताकत के भी ऊपर जाके हम काम करते रहते हैं। घर संभालना, बच्चों को संभालना, प्लस जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी है वो भी हम करते हैं ताकि उन बच्चों का सुखी जीवन हो। मगर फिर ये सोच के वापिस से ये एक्सपेक्टेशन रख के करते हैं कि आगे चल के जब इनकी शादी हो, ये कमाने लायक होंगे तो हम आराम करेंगे। ये जो हम फ्रेम बनाकर रख देते हैं ना अपने दिमाग में, सबसे बड़ा ये दुखदाई है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म। एक बार बच्चा कमाना शुरू हो गया, हम रिटायर्ड। और बाबा यही बार बार हमें बोलता है, इंसान आखिरी दम तक, आखिरी वृत्त तक रिटायर्ड नहीं हो सकता। उसको अपनी कमाई खुद करनी है। यही नहीं समझ पाता है और दुखों का पोटला लेकर घूमते रहता है। वो फिर से वही कर्मों को क्रिएट करता है, अपने अगले जन्म के लिए फिर से गड्ढा खोद के रख देता है। इस तरीके की कर्मास बना लेता है कि अगले जन्म के लिए भी अपने नसीब में दुख लिख लेता है। जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लायक होता है, कमा रहा है, मगर इस हिसाब से दुनिया भी बदल रही है। दुनिया बदल रही है तो लिविंग क्या बोले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। अभी उसकी कमाई भी कम पड़ रही है परिवार को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कर्तव्य होता है हमें उसको सपोर्ट करने का, है ना कि आराम करने का। और जब हमें सपोर्ट करना पड़ता है तो यहाँ पे हम एहसान जताना शुरू करते हैं। ये बोल बोल के कि इस उम्र में भी मुझे ही करना है, इस उम्र में भी मेरे को ही करते रहना पड़ेगा। ये एहसान बता बता के, जता जता के हम जब करते हैं तो उस रिलेशन में फिर से दूरियां आ जाती हैं। तो किस तरीके से हमारा रिलेशन होना चाहिए? आखिरी दम तक कर्तव्य निभाने का, ना कि एहसान जताने का। दीदी हाँ जी, कह रहे हैं अगर सामने वाला इंसान जो भी है, अगर हम कर रहे हैं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और वो चीट कर रहा है, फिर भी हम अपना ही कर्तव्य निभाएं। यस, मुझे बोलो, अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो इसका फल किसको मिलेगा? इसका फल मिलेगा किसको? जो कर्तव्य निभा रहा है उसको उसका फल मिलेगा, और जो चीट कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। आपने कहाँ लॉस किया? हाँ बहन,
हाँ। है ना। तो हमको अपने कर्मों के तरफ ध्यान देना है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम जब सामने वाले की तरफ ध्यान देते हैं, उनके कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, तो हम गलती यहीं पे कर लेते हैं। हम अपनी अच्छी चाल भी भूल जाते हैं। दूसरों की तरफ ध्यान देकर हम जो अच्छाई हमारे में होती है वो भी हमारे अंदर से निकल जाती है। यही वजह बन जाता है कर्मों को और बढ़ाने का। दीदी, अगर हाँ मेरी जी। सास को मेरे साथ नहीं बनती, अभी 8 साल शादी की हो गई, हमारी बनती ही नहीं, मैं कुछ भी अच्छा करूँ तो कोई बनती ही नहीं, और वो भी मेरी जॉब है, वो बच्चों का रखने का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है वो उसको दया क्यों नहीं आती कि उसके पोते को, वो सोचती रही कि मेरे पोते कैसे रहेंगे, मैं जाऊँ उसको रखूँ, वो दोनों जॉब करते हैं। तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि उसको दया क्यों, वो ऐसी क्यों है, वो ऐसी क्यों है। बस पूरे 8 साल से बस वो ही प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या हमें वो पिछले जन्म के वो हिसाब किताब हो गए, ऐसा होगा कुछ? यस, क्योंकि उनका हिसाब किताब अभी सिर्फ तुम लोग से लेने का है, देने का नहीं है ना। उन्होंने अपने कर्तव्य पहले के इसमें निभा चुके हैं वो। अब वक्त है तुम्हारा उनके पास ध्यान देने का। दीदी, हर टाइम मन में प्रॉब्लम ही चल रही है, और वो प्रॉब्लम से तो मैं तो इतनी पागल हो गई हूँ कि वो बस मन में से वो चेहरा हटता ही नहीं पूरे दिन। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो इसको दया क्यों क्योंकि नहीं आई, आशा वो है ऐसा ना, क्यों कर रही। क्योंकि यही अपेक्षा है ना, तुम्हारी अपेक्षा है ये कि वो तुम्हारी सास है, मतलब वो इन बच्चों की भी तो दादी है। और दादी का प्यार एक ना एकदम निस्वार्थ होता है। अपने पोते पोतियों के लिए कितनी जान निकालती है वो, हाँ, किस तरीके का सबको देखा देखती है। हो तो हाँ, मुझे यस, भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और यही वजह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो सेम एक्सपेक्टेशन हम अपने मन में रखते हैं। मगर यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है बेटा कि क्या हमने कोई भी ऐसे कर्म किए हैं कि हम अच्छे रूप में उनके साथ जुड़ पाए। क्या हमने कोई अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाया है। क्या हमने अपने बच्चों को भी वैसा बोला है कि अपने दादा दादी के ऊपर आप पहले जान छिड़को, तुम ध्यान दो, वो अगर बीमार है तो तुम जाके रहो, उनका ध्यान दो उनके तरफ। पर हम वो नहीं करते। अगर हम यही इच्छा अपेक्षा रखते हैं कि उन्होंने पहले करना चाहिए। अभी भी अगर दिशा बहन, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी अगर आपने मुझे बताया कि आपकी सास आपके साथ में आज भी एडजस्ट नहीं कर पाती है, हाँ, एक सिंपल लाइन में ही पता चल जाता है कि आज भी आप उनको दोष देते हो, देखने में आप उनको दोषी ठहरा रहे हो। अगर, हाँ, है ना, सॉरी मैं आपको ये पिन पॉइंट कर रही हूँ, मगर ये बताने का एक तरीका होता है, देखने का एक नजरिया है कि वो हम कॉमनली, ये हर एक का कॉमनली हम बोलते हैं कि वो झगड़ती है मेरे से, है ना। हाँ, हम कभी भी किसी फ्रेंड के साथ हो या रिलेशन में हो तो हम कभी भी क्या बोलेंगे, अरे यार मेरी बहन तो हमेशा मेरे से झगड़ती रहेगी, मेरा भाई हमेशा मेरे से झगड़ते रहेगा। हम बोलने के वक्त भी हम अपने आप को सेफ जगह पे रखते हैं। सामने वालों का ही दोष दिखाते हैं, है ना। अगर दिशा बहन, अगर आप अभी भी अगर आप महसूस करो, देखोगे तो सिर्फ एक तरफा नहीं होता ये। अगर समझो सामने वाला हमारे लिए अगर कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब 100% उसने बहुत कर आया हुआ है वो आत्मा। अब हमारी बारी है उनके लिए करने की। अगर तुम बीमार हो, बहुत बुखार है, तुमसे उठा नहीं जा रहा है, और सामने वाली आत्मा अच्छी खासी बैठी हुई है, मगर तुम्हें बुखार में उठ के अगर खाना बनाना पड़ रहा है या अपने लिए एक गिलास पानी या गर्म पानी करके लेना पड़ रहा है, बस सामने वाली आत्मा अगर उठ के दे नहीं रही है, इसका मतलब कि तुम्हारा हिसाब किताब उस आत्मा के साथ बचा ही नहीं है। वो दूसरे को देगी। तुम्हारे घर में मेहमान आते ही वो आत्मा उठ के जाएगी, पानी लेकर आएगी,